गुड मॉर्निंग बेटा, सुप्रभात आप सभी को। हिंदी की कक्षा में स्वागत है आपका। जैसा कि आप श्यामपट पर यहाँ लिखा देख रहे हैं, हिंदी का हमारा शीर्षक जो चल रहा है, जिसके बारे में हमने शनिवार से ही शुरुआत कर दी थी और शनिवार की कक्षा में हमने इसका एक सामान्य परिचय प्राप्त किया था और फिर हम अपने मुख्य विषय तक पहुंचे थे। सामान्य परिचय में क्या क्या बातें थी? सबसे पहली बात थी वाक्य की परिभाषा, और वो परिभाषा क्या थी कि शब्दों, एक या एक से अधिक शब्दों या पदों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। और उसके बाद कौन सा वाक्य सार्थक है, इसके लिए उस वाक्य में कौन कौन से गुण और विशेषताएं होनी चाहिए। फिर हमने उस वाक्य के गुण और विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। ये 6 तरह की थी। सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, पदक्रम होना चाहिए और पद का अन्वय होना आवश्यक है। इसके पश्चात हमने पता किया कि वास्तव में वाक्य का निर्माण किन 2 अंगों से मिलकर होता है, यानी वाक्य के निर्माण करने वाले तत्व कौन से हैं? 2 हैं, और वो 2 कौन से हैं? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ये एक दोहरान है जिससे हमें अपनी पूर्व कक्षा में पढ़े गए मुख्य विषयों का जानकारी हासिल हो सके, ज्ञान प्राप्त हो सके, और उसके पश्चात हम आगे वाले उस शीर्षक टॉपिक से रिलेट करते, उसको संबंधित करते हुए अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो ये जो 2 अंग थे, कौन से थे? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है वो कहलाता है उद्देश्य, और यानी कर्ता जो कार्य करने वाला है वो ही होता है उद्देश्य। जैसे इस वाक्य में मैंने बताया मोहन। और उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विधेय। पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गया? विधेय। यानी कर्ता के विषय में जो बात कही जाती है या कर्ता के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो कहलाता है विधेय। फिर हमने देखा था कि वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य के वर्गीकरण के हमने देखे 2 प्रकार थे। 2 प्रकारों से इसका वर्गीकरण किया गया। कौन से प्रकार थे? सबसे पहला प्रकार था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों का भेद किया गया है, और दूसरा आधार था अर्थ के आधार पर। दूसरा भेद था इसका अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य के वर्गीकरण के कौन से आधार हैं? तो वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। बेटे इन सारे बिंदुओं का दोहरान आपके समक्ष इसीलिए उपस्थित किया जा रहा है ताकि हमें पूर्व कक्षा में प्राप्त किए गए ज्ञान का पुनः जो है अनुभव प्राप्त हो सके, और आपको ये भी पता चल सके कि वास्तव में ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनसे संबंधित प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं। वाक्य का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया? 2 आधारों पर। सबसे पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को 3 हिस्सों में बांटा है, यानी इस आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सबसे पहला सरल वाक्य जिसे साधारण भी कहा जाता है, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। अभी हमारे पाठ्यक्रम में इन रचना के आधार पर वाक्य भेदों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हमें इनका थोड़ा बहुत नामकरण ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है। बात आती है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो हमारे पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। ये 8 भेद कौन से थे? मैं पुनः उनका नाम जो है आपके समक्ष उपस्थित करती हूँ। सबसे पहला वाक्य था वो कहलाया विधानवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य था निषेधवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा वाक्य विस्मयवाचक वाक्य। पांचवा वाक्य इच्छावाचक वाक्य। पांचवा यहाँ पर है इच्छावाचक वाक्य। छठा भेद है यहाँ पे आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य। आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य। सातवां भेद है यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य। और अंतिम और 8वां भेद यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है वो है संदेहवाचक वाक्य।
आज हम अपनी इसी कक्षा में इन समस्त वाक्य भेदों का परिभाषा के साथ ज्ञान प्राप्त करेंगे और साथ में उदाहरण के साथ अपनी बात को साबित भी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे प्रश्न कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे सामान्य से पूछ ले कि वाक्य की परिभाषा 100 उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, तो वाक्य की परिभाषा आपने उपस्थित करी, साथ में कोई एग्जाम्पल दे दिया। वाक्य का निर्माण किन दो महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर होता है, वहां पर हमने बता दिया। वाक्य निर्माण के दो अंग हैं, उद्देश्य एवं विधेय। अब उद्देश्य एवं विधेय में अंतर स्पष्ट कीजिए, वहां पर अंतर स्पष्ट करने को कह रहा है, तो उदाहरण के साथ हम अपनी इस बात को प्रस्तुत करेंगे। एक उदाहरण लिया और उसमें हम बताएंगे कि जब किसी वाक्य में किसी के बारे में बात कही जाती है, जिसके बारे में बात कही जाती है वो कहलाता है उद्देश्य, और उस उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो कहलाता है विधेय। अब आपके समक्ष प्रश्न प्रस्तुत किया कि वाक्य का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, तो वर्गीकरण के दो आधार हैं, पहला रचना के आधार पर एवं दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य का भेद है उसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, इसलिए यहाँ उससे संबंधित कोई प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हमारा मुख्य जो महत्वपूर्ण विषय है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए गए हैं, 8 भेद किए गए हैं। 8 भेदों के नाम बताइए। नाम आपके सामने यहाँ पर अभिव्यक्त किए गए हैं, और साथ में दे दिया कि किसी भी वाक्य को पूछ लिया कि आज्ञावाचक वाक्य जो है वो कौन सा होता है, उदाहरण के साथ बताइए। या आपको कोई आज्ञावाचक वाक्य दे दिया और उस वाक्य के आगे निर्देश दिया गया कि इस आज्ञावाचक को आप इच्छावाचक में कन्वर्ट करो, रूपांतरित करो, परिवर्तित करो, तो उसके बारे में अभी हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ देखिए 8 भेद उपस्थित किए गए हैं। इन्हीं 8 भेदों की परिभाषा और उदाहरण के साथ मैं आपको इनकी जानकारी दे रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, और जहाँ कुछ समझ में नहीं आए तो जहाँ आपसे प्रश्न पूछने या फिर आपको किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, उसे शांत करने का समय हो, उस समय आप मुझसे उसके बारे में प्रश्न पूछें। पहला वाक्य है विधानवाचक वाक्य। बेटा आपने इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस पढ़े हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस आता है जिसे हम सकारात्मक भी कहते हैं, इसमें हर समय सकारात्मकता बनी रहती है। कैसे? यानी विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति सफल होते हैं, सफल होते हैं, ठीक है। या मैंने यहाँ पे लिखा मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। अब इन दोनों वाक्यों में देखिए बेटा, जहाँ ऊपर वाला वाक्य है उससे भी पता चल रहा है कि जो भी बात या जो भी क्रिया दी गई है वो वहां पर हो रही है। यानी जब किसी वाक्य में किसी भी बात या किसी भी काम के पूर्ण होने या करने का बोध होता है, वो वाक्य कहलाते हैं विधानवाचक। जब किसी वाक्य में किसी भी बात या किसी भी कार्य के करने या पूर्ण होने का बोध होता है, उसे कहते हैं हम विधानवाचक वाक्य। और इसी के साथ दूसरा यहाँ पे हमने लिखा निषेधवाचक, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हमेशा क्या चलती है, साथ में नकारात्मकता चलती है। नकारात्मकता यानी न होने का बोध हो, जहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा, नहीं होने का भाव पता चलता है, वहां आता है निषेधवाचक वाक्य, जिसे नेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसी वाक्य को मैं दोबारा इसमें कन्वर्ट कर देती हूँ, परिश्रम करने वाला सफल होता है। तो मैंने लिखा कि बिना परिश्रम के कोई सफल नहीं होता। जहां किसी भी कार्य के न होने का बोध हो, नहीं होने का बोध हो, वो निषेधवाचक वाक्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मैंने इसको यहाँ पे रूपांतरित कर दिया, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। यहाँ पे जो भी क्रिया या जो भी बात दी गई है उसके न होने या नहीं होने का बोध होता है, वो कहलाता है निषेधवाचक वाक्य। दोबारा से देखिए बेटा,
विधानवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी बात या किसी भी क्रिया के करने का भाव पता चलता है, क्रिया के होने के भाव का बोध होता है। क्रिया हो रही है या कोई बात कही गई है, जैसे सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो यहाँ पे क्या है? करता है, कार्य हो रहा है, विधानवाचक वाक्य आ गया। लेकिन यह निषेधवाचक में क्या हो गया? उसी बात में नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता आ जाती है। किसी भी बात या किसी भी काम के न होने के भाव का बोध कराने वाले जो वाक्य हैं वो कहलाते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता है। नकारात्मकता आ गई, किसी तरह से मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये कहलाएगा निषेधवाचक वाक्य। इसके आगे वाले वाक्य के भेद हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ इच्छावाचक। सबसे पहले जो आसान है उसको लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा तीसरा भेद प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक तो आपको सभी को पता है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो और इसमें हर तरह के ककार आते हैं। ककार जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, किससे, कितना आदि, ये सारे जो है ककार इसमें शामिल किए जाते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे जैसे एक आपके सामने उदाहरण दिया कि कौन व्यक्ति सफल होता है। अब यहाँ कौन लग गया तो ये क्या दे रहा है? प्रश्न पूछने का भाव पता चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे ये वाक्य मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मोहन क्या पढ़ता है। तो ये भी क्या बन गया? ये भी यहाँ पे बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव पता चलता है, प्रश्न पूछने के भाव का बोध होता है, वो वाक्य कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। फिर से दोहरान करते हैं हम। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी भी काम या किसी भी बात के करने के भाव का बोध होता है वो विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। बिल्कुल इसी के विपरीत कि जब किसी वाक्य में किसी भी बात या किसी भी क्रिया के न करने के भाव का बोध होता है, नहीं करने के भाव का बोध होता है, वो कहलाता है निषेधवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने के भाव का बोध होता है वो कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद अगला जो भेद है, चौथे नंबर पर हम लेते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय में कौन कौन सी बातें आती हैं? विस्मय में आपने सुना और पढ़ा भी है कि विस्मय में हर्ष यानी खुशी, उत्साह यानी जोश, दुख यानी शोक, प्रशंसा यानी किसी की तारीफ आदि भावों का बोध होता है, आदि भावों का बोध होता है, वो कहलाता है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ आपके समक्ष एक उदाहरण दिया, ओ क्या कहता है? हम मैच हार गए। ये क्या कह रहा है? ये दुखी होने के भाव का बोध करा रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा शाबाश, आपका परीक्षा परिणाम, आपका परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे शाबाश दिया गया। जब किसी वाक्य में हर्ष, उत्साह, शोक, भय, प्रशंसा, दुख आदि भावों का बोध होता है वो कहलाता है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, अब जो मैंने पूर्व में आपको उदाहरण दिए थे, ठीक है, उस उदाहरण को लेती हूँ। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है,
मोहन क्या करता है? अब इसमें में क्या आ जाएगा? अरे अरे मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है? आश्चर्य का बोध होता है। आश्चर्य का, जहाँ आश्चर्य का भाव आ गया वो क्या कहलाएगा? विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, इसके अगले वाक्य का भेद लेते हैं। तो कितने भेद हो चुके? 4 भेद हो चुके। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक। अब मैं यहाँ पे आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। मान लो हमने यहाँ पे लिखा इच्छावाचक वाक्य। इच्छा का क्या अर्थ है? हम किसी भी काम के करने या होने की उम्मीद करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा होता। ठीक है ना? इसे हम आशीर्वाद वाचक भी कहा जाता है। इसको आशीर्वाद वाचक वाक्य भी कहा जाता है। जब किसी वाक्य में किसी भी काम या किसी भी बात के करने या होने की इच्छा प्रकट की जाए, इच्छा प्रकट की जाए, तो वहां क्या आएगा? इच्छावाचक वाक्य आएगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है? अरे मोहन पुस्तक पढ़ता है। इच्छा जाहिर कर दो, भगवान करे, भगवान करे मोहन सारी पुस्तक पढ़ ले, सारी पुस्तक पढ़ ले। यहाँ पे मोहन सारी पुस्तक पढ़ ले, ये क्या है? इच्छा जाहिर की जा रही है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपको सफलता प्राप्त हो, आपको सफलता प्राप्त हो। ये हम क्या कर रही हैं? किसी के लिए शुभकामना दे रही है। ये शुभकामना या आशीर्वाद दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे काश, ये भी क्या कह रहे हैं? काश मैं भी विदेश जाऊं। ये क्या कर रहा है? अपने मन में इच्छा जाहिर कर रहा है। ये भी क्या है? इच्छा जाहिर की गई है। तो जब किसी वाक्य में किसी भी काम या बात के करने या होने की इच्छा प्रकट की जाए, कामना प्रकट की जाए, किसी को आशीर्वाद दिया जाए, किसी के लिए शुभ सोचा जाए, वही सारे वाक्य किसमें आते हैं? इच्छावाचक वाक्य में गिने जाते हैं। अगला मैंने यहाँ पे लिखा संकेतवाचक वाक्य। ध्यान दीजिएगा बेटा, संकेतवाचक वाक्य कैसे होते हैं? संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। कैसे? कैसे निर्भर करता है? जो मैंने आपको विधानवाचक में एक उदाहरण दिया था, क्या कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति सफल होते हैं। उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे मैं रूपांतरित कर रही हूँ। देखो, संकेतवाचक में क्या? यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। अब इसमें सफल कब होते? दूसरी क्रिया कब होती? जब पहली क्रिया होती। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहां संकेतवाचक वाक्य आता है। जैसे ये एक उदाहरण चल ही रहा है। ये उदाहरण क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? अरे मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसी को मैंने यहाँ पे दे दिया, भगवान करे मोहन सारी पुस्तक पढ़ ले। अब ये संकेतवाचक में अपन कैसे रूपांतरित करेंगे? जैसे जैसे ही मोहन पुस्तक पढ़ लेगा उसका पाठ्यक्रम पूर्ण होगा। हमने थोड़ा सा इसके साथ जोड़ दिया। ये क्रिया का होना इस क्रिया पर निर्भर करता है। जब किसी वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वह वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने आपके समक्ष यहाँ उदाहरण दिए, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी
चली गई थी। तो गाड़ी चली गई थी, इससे पहले कौन सी क्रिया हुई? जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो वाक्य कहलाता है संकेतवाचक वाक्य, जिसमें आश्रय और आश्रित या फिर आश्रित और कहते हैं अपन कि वो उसके ऊपर निर्भर करता है, ऐसा वाक्य जो है वो संकेतवाचक वाक्य की श्रेणी में आता है। तो अभी यहाँ पर हमने इस वाक्य निरूपण के अर्थ के आधार पर वाक्य वेद के 6 वाक्यों का यहाँ पर अध्ययन कर लिया। अगला यहाँ पे 7वां वाक्य जो है वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, उसकी परिभाषा भी बताई जाएगी और साथ में उसका उदाहरण भी दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इच्छावाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, बड़ा ही आसान सा वाक्य है, 7वां भेद है वो है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक को दूसरा नाम क्या दिया गया है? आदेश। आदेशवाचक भी कहते हैं। आदेशवाचक में क्या? किसी को आदेश दिया जाए, किसी को आज्ञा दी जाए, किसी को निवेदन प्रस्तुत किया जाए, तो वो इस तरह के भाव जिस वाक्य में निहित होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कृपया सभी विद्यार्थी प्रार्थना सभा में शामिल हों। ये क्या दी जा रही है यहाँ पे? निवेदन के साथ, निवेदन के साथ यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, ये आज्ञा दी जा रही है, ठीक है ना? मैं नहीं, तुम अपना काम पूरा करो, ये आज्ञा दी जा रही है। तो जहां पर आज्ञा, आदेश या निवेदन इस तरह के भाव का बोध होता है वो वाक्य क्या कहलाता है? आदेशवाचक वाक्य। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, विधानवाचक मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, निषेधवाचक मोहन क्या पढ़ता है, प्रश्नवाचक अरे मोहन पुस्तक पढ़ता है, विस्मयवाचक यदि मोहन पुस्तक पढ़ेगा तो वो अपना सारा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेगा, संकेतवाचक भगवान करे कि मोहन सारी पुस्तक पढ़ ले, इच्छावाचक और अब आज्ञा दी जाए, मोहन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, उसमें आज्ञा दे दी गई है, तो ये क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। और 8वां और अंतिम भेद है इसका, कौन कौन से भेद कर लिए? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, आज्ञावाचक। अब लास्ट हमारा रहता है वो है संदेहवाचक। संदेहवाचक में नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें संभावना दी जाए, पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी बताई जाए, संभावना, शायद, हो सकता है, संभावना है। तो जैसे जब किसी वाक्य में किसी भी बात या किसी भी काम के करने या होने की संभावना दी जाए, वहां जो है या ये संदेहवाचक वाक्य प्रस्तुत किया जाता है, या उस वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, शायद आज मैं जयपुर जाऊंगा। अब इसमें पक्का नहीं है जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, यहाँ संभावना प्रकट की गई है शायद। जैसे यहाँ पे लिखा, हो सकता है वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब इसमें पक्का नहीं कहा गया, इसके विषय में हम पूरी तरह से सहमत नहीं है, भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वहां संदेह प्रकट किया जाए। जैसे आज रेलगाड़ी समय पर पहुंचने की संभावना है। अब यहाँ पर भी संभावना प्रकट की गई है, उसके विषय में हम श्योर नहीं है, पक्के आश्वस्त नहीं है, तो जहां इस तरह के वाक्य होते हैं वो कहलाता है संदेहवाचक वाक्य। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को ये 8 भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं आपके समक्ष एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ जिससे इन 8 भेदों को हम एक उदाहरण के साथ यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं।
अब वो उदाहरण क्या है देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे, माधव बाजार गया। क्रिया के होने का पता चल रहा है, मैंने इसको नेगेटिविटी पे डाल दिया। माधव बाजार क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं गया, निषेधवाचक में आ गया है। ठीक है, क्या माधव बाजार गया, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अरे माधव बाजार चला गया, आश्चर्य प्रकट किया गया है। यदि माधव बाजार जाता तो सामान ले आता। संकेत दिया गया है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। शायद माधव बाजार जाएगा, पक्का नहीं है, श्योरिटी नहीं है, इसमें पूरी तरह से सहमति नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, संदेहवाचक में। काश माधव बाजार चला जाए, कामना की गई है, इच्छावाचक, और माधव तुम बाजार जाओ, आदेश दिया गया है, यानी आदेशवाचक, आज्ञावाचक वाक्य। तो ये कहलाया विधानवाचक, ये कहलाया निषेधवाचक, ये कहलाया प्रश्नवाचक, ये कहलाया विस्मयवाचक, ये कहलाया संकेतवाचक, ये कहलाया संदेहवाचक, ये कहलाया इच्छावाचक, और लास्ट में आ गया आज्ञावाचक। तो यहाँ मुझे लगता है कि मेरे समस्त विद्यार्थियों को ये अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। परिभाषा और उसके उदाहरण आपके समक्ष उपस्थित किए गए हैं। तो धन्यवाद बेटा कक्षा में शामिल होने के लिए, और कहीं भी किसी तरह की कोई भी परेशानी का अगर आपको सामना करना पड़े तो तुरंत मुझसे संपर्क करें, ताकि हम उस प्रश्न का जो है हल निकाल सके और उस दुविधा से निजात पा सके। धन्यवाद बेटा क्लास में शामिल होने के लिए, बहुत